तू न आया जो पिया मोरे अंगना, जाओ जी मैं तो रूठ जाऊंगी। एक स्थिति ऐसी थी जब ऐसा लगता था कि चलो अब कुछ नहीं हुआ तो नौकरी तो कर ही लेंगे, तो रिस्क लेते हैं। इम्तियाज साहब का को मैं धन्यवाद हमेशा कहता हूँ जब भी आज भी मिलते हैं तो, कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला टेलीविज़न सीरियल हमको दिलवाया। मुझे शब्द और शब्दों के पीछे का जो थॉट है, जो विचार हैं, वो इंस्पायर करते हैं। पुराने ज़माने के अनगिनत हीरोज़ हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब ने चला दिया। बीच में बहुत अच्छी हालत नहीं थी, टेलीविज़न सीरियल्स मिल रहे थे, कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक उनका मिल रहा था, कुछ जिंगल्स, एड फ़िल्में ये मिल रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। 2009 के आखिर में मुझे प्रकाश झा की चक्रव्यूह मिली। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। तो ओटीटी ने सबकी बेसिक्स को ठीक कर दिया। सबके पास इतना काम जरूर है कि वो अपना किचन चला ले। इतना मैंने सुनाया और नीरज भाई ने कहा कि यार इसको करते हैं, ये फाइनल है। बैकग्राउंड करते समय भी हम लोगों ने वो मंत्रोच्चारण और संस्कृत के श्लोक, और अभी मैंने एक फिल्म के लिए गाना किया पीयूष मिश्रा जी के साथ, और उनका अपना एक अंदाज है, खुद कंपोज करते हैं, कमाल के म्यूजिशियन है। सोनू भाई खास करके उनका बड़ा लगाव है, पता नहीं क्या कनेक्ट है उनके साथ। एक पहले दिन से 16 दिन में एक 137 पेज की एक किताब लिखी मैंने, लाल चिट्ठी। तो इसको मैं अचीवमेंट मानता हूँ कि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से हमको पता है चलना किस तरफ है। आप खेल ही नहीं रहे हो तो आप हार जीत का सोचो मत। सर खेल ही कोई और रहा है तो आप क्या हारोगे क्या जीतोगे। नमस्कार, हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं हौसलों से मिलती है सफलता के मुकाम, हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना नाम। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने अपने हौसले के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, अपने हार्डवर्क के दम पर बिहार के छोटे से ज़िले छपरा से मुंबई में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, खासकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और अपने तमाम ऐसे अनगिनत फिल्मों के दम पर, जिनकी जब बात करें, चाहे वो चक्रव्यूह की बात करें, शाहिद की, आप पत्ती गुल, मीटर चालू की बात करें, या फिर 1984 दंगे पर आधारित 31 अक्टूबर की बात करें, और कॉमर्शियल फिल्म की बात करें, यमला पगला दीवाना जैसी, मतलब हर रेंज का म्यूज़िक उन्होंने दिया है। विजय से जब हम बात करते हैं तो उनके हालिया जो रिलीज़ है इंस्पेक्टर अविनाश की बात करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर तरफ उसकी बात हो रही है। पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू आशीष जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बोला सर कि बिहार के छोटे से ज़िले से हैं हम, और जिस समय आप निकले होंगे, ऐसा कोई इंस्पिरेशन या ऐसा आसपास कोई रहा नहीं होगा जिसने इतना पुश किया होगा कि मुंबई जाओ विजय, और इस फील्ड में म्यूज़िक इंडस्ट्री, मतलब एक्टिंग वैक्टिंग तो फिर भी लोग सोच लेते हैं, म्यूज़िक में एक ट्रेंड, पूरा वो ट्रेनिंग चाहिए। कैसे ये जो जर्नी शुरू हुई उसके बारे में पहले बताइए। मैं बताऊं आपको, इंस्पिरेशन कोई दो तरीके के इंस्पिरेशन होते हैं, मेरा मानना है। एक जब कोई सामने दिख रहा हो कि इनके जैसा बनना है। दूसरा हमारे यहाँ उल्टा था। हमारे कुछ सीनियर्स थे हमारे शहर के, जो बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उदय भैया, उदय नारायण सिंह एंड कृष्ण मेनन जी, मेनन भैया। दोनों लोग बड़े टैलेंटेड थे। और भी बहुत सारे कलाकार बंधु थे हमारे यहाँ से, बीनू भाई, विनय मोहन सिंह। ये सारे लोग बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन ये शहर नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि शायद नैरेटिव कुछ ऐसा था हमारे यहाँ के माहौल में कि भाई कुछ काम तो करना पड़ेगा, म्यूजिक तो ठीक है। तो म्यूजिक को लेके करियर बनाने की परंपरा, प्रथा जैसी या कोई पैटर्न नहीं था। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात थी, हमारा जो ग्रुप था, मतलब इनके बाद वाला जनरेशन हमारा ग्रुप था। हम लोगों ने सोचा कि यार इस पैटर्न को चेंज करना है। म्यूजिक से अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपनी लाइवलीहुड क्रिएट करनी है। फिर भी चूंकि हम लोग मीडियम इनकम ग्रुप फैमिली से थे, तो शुरू शुरू में ऐसा था कि भाई कुछ पहले जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर लिए जाएं। तो मैंने ICWA इंटर किया कलकत्ता से, जॉब लग गई। एक स्थिति ऐसी थी जब ऐसा लगता था कि चलो अब कुछ नहीं हुआ तो नौकरी तो कर ही लेंगे,
तो रिस्क लेते हैं। एंड देन फिर यहाँ बॉम्बे आना हुआ 1999 मार्च में। फिर यहाँ आए तो यहाँ इस शहर की अपनी चीज़ें हैं, अपने विजय भैया मेरे को एक चीज़ दुश्वारियाँ हैं। बताइए, जी। मतलब ना संगीत में लगाओ वो कैसे आया, बैकग्राउंड क्या है उसका, थोड़ा सा उस पर बताइए। संगीत जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जीन्स में है। पापा मेरे फ्लूट प्लेयर थे। मम्मी मेरी उनकी आवाज़ बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा गाती थी। तो शायद बचपन से वो, जब हम उनके खाना बनाते समय गुनगुनाने की आवाज़ भी कानों में पड़ती थी, बड़ा मीठा था। मेरे मामा अच्छा गाते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। इनफैक्ट मेरी पढ़ाई कॉस्ट अकाउंटेंसी की उनके यहाँ रह के हुई, कलकत्ता में, हावड़ा में। तो ये था, फैमिली में था। आज भी हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, मेरे बड़े भाई के, मेरे छोटे भाई के, वो सब सुर और ताल में हैं। तो ये जो है ये फैमिली से आता है आपके। जेनेटिक्स में हाँ, है। जेनेटिक्स में है, ये जीन्स में है। पहली बार कब आपको रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में कुछ करना चाहिए? इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, 2 मिनट इसमें मैं समय लेते हुए आपको बताऊं कि मैं खुशी की तलाश में था। तो पहले लगता था कि चलो कॉस्ट अकाउंटेंसी में एडमिशन ले लिया, पहले रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रिजल्ट आ जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। नहीं हुई खुशी, रिजल्ट भी आया तो। फिर लगा नौकरी अच्छी लग जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, तब भी नहीं मिली वो खुशी। फिर ऐसे ही उधेड़-बुन में थे, अपने दोस्तों के बीच में बात करते कि यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ। फिर हम में से ही किसी एक दोस्त ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट रहा है। तब ख्याल आया कि म्यूज़िक छूट रहा है। और म्यूज़िक की पढ़ाई लिखाई हमारी म्यूज़िक को लेके भी, क्लासिकल की तैयारी हमारी चलती रहती थी। पहली बार ऐसा लगा लाइफ में कि यार एक ही लाइफ है और इसमें अपने मन का कर लिया जाए। और दूसरा एक बात और भी ऐसा मन में ख्याल था, ये वक्त बताएगा कितना सही कितना गलत, कि हम सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि पूरी ज़िंदगी में हमको सिर्फ 5-6 लोग जाने, अपने परिवार के लोग, एक आध क्लोज फ्रेंड्स और मोहल्ले में वो लड़के जिनको दुर्गा पूजा में चंदा दे देंगे, सिर्फ इतने ही लोग पहचाने, इसके लिए तो नहीं बने हैं। ये ख्याल मन में था। तो लगता था कि कुछ तो करें, कुछ क्रिएट करें। और गाना बनाने में मज़ा आता था, बना के खुद अपना गाना गाने में मज़ा आता था। मैं आपको बताऊं, हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी हम लोग कोशिश करते थे कि अपनी कॉम्पोजिशन खुद की जाए और फिर उसको गाया जाए। ये आइडिया कहाँ से आया था? मतलब सिंगिंग समझ में आता है, जैसे मैंने बोला एक्टिंग समझ में आता है कि चलो हर किसी को एक होता है कि अगर थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार, जैसा भी दिख रहा है, एक्टिंग करना है, किसी को किसी की हाव भाव, किसी के डायलॉग्स उतारना, वो थोड़ा सा फिर भी आसान है। गा लेना भी एक तरीके से, कई लोग बाथरूम सिंगर्स भी होते हैं, कई लोग बेसुरे सिंगर भी होते हैं, कई लोग सुर वाले होते हैं, वो भी एक कला। लेकिन म्यूजिक कंपोज करना, अपने गाने बनाना, ये जो है ये कैसे शुरू हुआ? मुझे लगता है इसकी शुरुआत किसी भी विधा में वैसे ही होती है, जैसे अगर आप गाना सुनते हैं तो कोई कोई गाना आपको अच्छा लगता है, कोई बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप, अगर आपके अंदर वो कंपोजर है, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि कंपोजिशन करने की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। जैसे आप हिंदी से पीएचडी हो सकते हैं, लेकिन पोएट्री लिखना सिखाया नहीं जा सकता आपको। वैसे ही आप प्रकांड विद्वान हो सकते हैं, इंडियन क्लासिकल के, वेस्टर्न क्लासिकल के, लेकिन आप गाना बना लें, कंपोज कर लें, ये आप में इनबिल्ट होता है। आप कंपोजर होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ वो फाइंड आउट करना था। तो जैसे ही गाना सुनते थे, मदन मोहन साहब को खूब सुनते थे हम लोग। तलत महमूद और मदन मोहन साहब की कॉम्बिनेशन, जो इतने सारे सुपरहिट गाने हैं, और भी तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स, तो उनको सुन के लगता था कि यार ये कमाल गाना है। तो कोई कोई गाना हम लोग खुद उसको रिकम्पोज करने की कोशिश करते थे कि हम खुद कंपोज करके देखें कि कैसा बनता है, असर पैदा होता है कि नहीं। दो ही बात होती थी, अच्छा और बुरा। हमारे लिए तो गाने सारे ही अच्छे हैं, गाना कोई बुरा हो ही नहीं सकता। असर है कि नहीं उसमें, यही उसका पैरामीटर है। तो ऐसे ही दिमाग में आया था, कुछ गाने सुन के खुद कंपोज करने की कोशिश की, और फिर लगा कि यार ये भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। शुरू में ऐसा भी होता था, मज़े की बात बताऊं, कि अपनी कॉम्पोजिशंस करके और अपने दोस्तों को हम ये कहते थे कि यार ये एक नई एल्बम आई है जगजीत साहब की, इसको सुनो ज़रा, ये गाना है, सुना? तो लोग कहते थे यार कमाल है ये लोग। तो फिर हम बाद में कहते थे कि यार ये मेरी कॉम्पोजिशन है। तो वो भी एक एसिड फीडबैक टेस्ट होता था। हाँ, फीडबैक लेने का भी अच्छा फीडबैक तरीका लेने था। का, क्योंकि अगर हम पहले ही बता दें
तो हम तो हाँ, वो दिमाग में वो रहेगा कि दिमाग में भाई ये तो रहेगा, हमारे दोस्त ने ही बनाए हाँ, हैं। बायस्ड हो जाएगा हाँ, डिसीजन। तो ऐसे ही हुआ, मतलब एक दिन किसी दिन पता चल गया शायद कि यार गाना बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा जो है वही एक एलिमेंट था लाइफ में कि जिस जिस काम में मज़ा आ रहा है वो करना है। तो कोलकाता पहुंच गए थे। मुंबई का फिर जब पता चला, क्या मुंबई में कोई जानने वाला था? कैसी यहाँ पर जर्नी जो रही वो कैसी रही? मुंबई जब मैं पहली बार आया था 1999 में, एक आध रेफरेंस लेके हम लोग आए थे। कांदीवली में, हनुमान नगर में एक हमारे दोस्त के जानने वाले थे, उनके घर पे 3 महीने रुके थे हम लोग। एक ही खाट पे 2 लोग सोते थे बाहर बरामदे में। और हमारे एक दोस्त और सीनियर हमारे यहाँ से हैं, डॉक्टर मुकुल कुमार, वो नगोया में साइंटिस्ट थे। वो यहाँ आईआईटी में तब रिसर्च एसोसिएट का काम करते थे। उनके रेफरेंस से उनके एक रिश्तेदार यहाँ पे हैं, अनिल कुमार श्रीवास्तव, जो बैंकर हैं, थे, अब तो रिटायर्ड हैं। उनके रेफरेंस से यहाँ सबर्बन में एक जगह है नाला सुपारा, उनके जान पहचान के एक व्यक्ति थे, बच्चन जी। मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहूँगा जितने नाम ले रहा हूँ, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है, सब लोगों का, बहुत सारे लोगों का। इतने सारे नाम नहीं मैं ले सकता जितनी लोगों से मदद आई है लाइफ में। तो वहाँ नाला सुपारा में रहना शुरू किया हमने। बस फिर धीरे धीरे जान पहचान बनती चली गई, क्योंकि वो एक अंदर एक आग थी, एक भूख लगी हुई थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जल्दी मिलना है और जल्दी अपने बारे में बताना है कि हम गाने बनाते हैं। तो ऐसे लेकिन शुरुआत हो आसान गई। नहीं रहा होगा अभी जब भैया आप बिहार से आए, ठीक है, रहने वहने का कुछ जुगाड़ कर लिया रेफरेंस से, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री उस समय जब आप आए तो बहुत बदलाव उस समय हो रहा था। कैसे अप्रोच करते थे? और बहुत सारे रिजेक्शंस भी मिले होंगे, उनके बारे में भी बताइए। हाँ, मतलब अप्रोच तो उस समय ये मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, मतलब मोबाइल आया नहीं था, बहुत एक आध हाँ, लोगों के पास रहता होगा तब। अप्रोच करने के लिए हम लोगों ने फिल्म इंडिया, वो एक रद्दी की दुकान से एक फिल्म इंडिया पहले खरीदी थी, और नंबर्स निकाले होंगे। नंबर्स निकाले और उनको कॉल करना शुरू किया। कुछ लोग मिलते थे, कुछ लोग नहीं भी मिलते थे, लेकिन जो जो लोग मिलते थे उनका रिस्पांस जो था वो बहुत मतलब वो जो वो नहीं कहते थे, जो उनके उनके चेहरे पे दिखता था, वो हमारे हमारे लिए बहुत हौसला देने वाला वो था। लोगों को पसंद आता था, जो भी गाने हम बना पाते थे उनको लगता था यार है कुछ कुछ बात तो बात तो है। है, बट शायद अभी जो चल रहा है ये वो वाला नहीं है। तो ये भी एक मन में धीरे धीरे शुरुआती दौर में ही बैठता चला कुछ गया था ऐसे कि लोगों का आप जिक्र करना चाहेंगे जिनके अंदर से आपको दिखा कि ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त के जो रिश्तेदार हैं अनिल श्रीवास्तव जी, उनके एक कुलीग थे जो बैंक की नौकरी छोड़ के अब फिल्मों में लिख रहे थे, इम्तियाज हुसैन साहब। वो पहले आदमी हैं जिनको हमारे काम पे भरोसा हुआ, और उनके उनके बेटे कोई टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूस कर रहे थे। उनको बुला के इन्होंने कहा कि यार ये अच्छा काम करते हैं और इनको देखो ट्राई करके। तो तब हम लोग हमारा जो रख रखाव था वो भी ऐसा था कि बहुत आसान था अंडर एस्टिमेट करना। तो ये फ़ायदे का होता था हमारे, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते थे तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जो है बिल्कुल नीचे होती थी। तो क्योंकि हम बहुत मॉडर्न लुक और वैसा नहीं था, हम शहर वाले नहीं थे, हम गांव वाले हाँ, लोग थे। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है जी, आदमी जब, और छोटे शहर या गांव से, तो ऑब्वियसली ये मुंबई जैसे मेट्रो हाँ। सिटीज के रहने वालों के साथ वो एक मैच बात नहीं कर और भी पाते। कहूँ मैं आपको, कि छोटे शहर या गांव से जो लोग आते हैं बड़े शहरों में, उनकी शुरुआती दिनों में उनकी जो सबसे पहली लड़ाई होती है, वो ये होती है कि वो कैसे बड़े शहर वालों की तरह दिखें, बड़े शहर वालों की तरह बात करें। ये उनके अंदर एक घबराहट होती है कि मैं इनकी तरह दिख रहा हूँ कि नहीं, इनकी तरह दिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो शुरुआती कुछ साल जो है ना इस घबराहट में निकल जाते हैं। कुछ सालों बाद पता चलता है कि इसकी ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली। आप जैसे थे ओरिजिनल वैसे ही काफ़ी था मामला, और जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। उसमें आपका आपकी बाकी सब चीज़ों का एक्स फैक्टर बहुत मायने कम से कम क्रिएटिव फील्ड में तो नहीं रखता है। परफॉर्मिंग आर्ट में डेफिनेटली रखता होगा, क्रिएटिव आर्ट में एक्स फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इम्तियाज़ साहब का को मैं धन्यवाद हमेशा कहता हूँ जब भी आज भी मिलते हैं तो, कि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने
पहला टेलीविज़न सीरियल हमको दिलवाया, उनके रेफ़रेंस से मिला। डीडी 1 पे एक सीरियल आता था पनाह, कार्निक कम्युनिकेशंस का था। वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, पूजा मेहता वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते थे उस कंपनी में। उन्होंने गाना बनाने को दिया, कहा आप ये गाना बनाइए। उन्होंने बोला हम लोग बनाते हैं, आप यहीं बैठ के बनाएंगे। तो लिरिक्स नहीं था, मैंने कहा मैं तो लिरिक्स कंपोज करता हूँ। तो उस सीरियल की राइटर थी गजरा कोठारी, जो बालिका वधू और बहुत सारे बड़े सीरियल्स लिखी। पर हम तो पहली बार ही मिल रहे थे उनको। उन्होंने गाना लिखा और हम लोगों ने वहीं बैठ के कंपोज किया, गाना अप्रूव हुआ। वो पहला सीरियल था, रूप भाई ने गाया था, रूप कुमार राठौर साहब ने। सो फिर वहाँ से एक चीज़ फिर कोई आपकी आती है, फिर उसकी थोड़ी खुशबू फैलती है। डेफिनेटली ये शहर और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको अगर काम आता है और आप लोगों तक पहुँचे, सारे आडंबर उतार के और सारे वो जो कहते हैं ना, मतलब हम उसको थोड़ा सिंपल करके अगर मिले लोगों से, तो धीरे धीरे लोग प्यार करने लगते हैं, काम मिलने लगता है। मेन तो वो है कि आपके अंदर का कोर क्या है, आपका काम जो है वो बोलता है। हाँ बाकी चीज़ें सब इधर उधर हो जाती हैं। जी बिल्कुल। ये आपका जो स्टाइल है वो हमेशा बड़ा हमें बज़ में रहता है कि दूसरे लोग ना बना के रखते हैं। आजकल तो बड़ा एक वो चलता है कि लाइब्रेरी बना के रखते हैं कि ये इस मौके पे ये ले लो, उस फिल्म का है, उस स्टार के लिए, तो इस तरीके। आप बाकायदा पहले लिरिक्स आपको चाहिए, उसके हिसाब से म्यूजिक करवाते हो, ये क्या है? मुझे लगता है सबका अपना अपना विज्ञान है। किसी के लिए नोट्स जो है वो उनको इंस्पायर करते हैं कंपोज करने के लिए, वो भी तरीका सही है, उनका अपना तरीका है। मुझे शब्द और शब्दों के पीछे का जो थॉट है, जो विचार हैं, वो इंस्पायर करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बनाओ, मुझे ट्यून दो। और मुझे लगता है इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। यही बात है कि गीत जो है, गाने जो हैं, वो बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि लिरिक्स में जो बातें कही गई हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर तहत में कहेंगे, प्रोज में कहेंगे तो बहुत मज़ेदार नहीं होगा, तो उसको ट्यून में, तरन्नुम में कहेंगे तो लोगों को ज़्यादा आनंद देगा। तो गीत बनते ही इसीलिए क्योंकि लिरिक्स में जो बात कही गई है उसको पहुंचाया जाए लोगों तक, जो शेर में जो जो उसमें बात कही गई है। तो और स्टॉक हमारे पास भी होता है, लेकिन हम जब भी स्टॉक बनाने भी बैठते हैं तो हमारे पास कोई हमारे दोस्त जो लिरिसिस्ट हैं उनसे कहते हैं, यार यार कुछ रोमांटिक मुखड़े बताओ, आज सैड सॉन्ग बनाने का मन कर रहा है, वो बताओ। तो वो वैसे ही होता है, तो हम गाने बना के रखते हैं। जब कोई फिल्म आती है तो फिल्म की अपनी सिचुएशंस होती है, अपनी दुनिया होती है, अपने कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिल्म के गाने फिल्म के लिए बनाए जाने चाहिए, फिर बाद में देखें कि वो हिट हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है। हिट फ्लॉप की कसौटी तो उस पे गाने बनने नहीं चाहिए। अच्छा गाना लगे, उस सिचुएशन का, उन कैरेक्टर्स का बेस्ट सॉन्ग आपको फाइंड आउट करना है, और वो कई बार हो भी जाता है। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन गाना सालों सालों तक लोग याद रखते हैं। हाँ हाँ और कई बार हम तो छोटे शहर के हैं, तो मुझे याद है कि ये गाना पहले तो दूरदर्शन में गाना आ जाता था या कहीं आपने सुन लिया, गाने की वजह से लोग फिल्म देखने चले फिल्म जाते देखने थे चले जाते थे। हाँ और पता चलता था फिल्म की स्टोरी वैसी थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अनगिनत फिल्में ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने गानों की वजह से देखा है। पुराने ज़माने के अनगिनत हीरोज हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब ने चला दिया, म्यूजिक डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन ने उनको चला दिया। तो गानों में वो ताकत तो है, और हम हिंदुस्तान की फिल्में जो हैं वो गानों वाली फिल्में हैं। गानों तो वो हमारी ताकत है। हमारे फिल्म हमारे से यहाँ गाने हम अलग करके नहीं देख अलग नहीं, सकते। हमारे हमारे जीवन से गाने अलग नहीं कर सकते हम। हमारे पैदा होने से लेके और मतलब मरने तक में भी, मरने में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रुदाली, राजस्थान में रुदाली बिल्कुल। परंपरा जो वो भी सुर में होता है। तो और हर चीज़ में, जीवन में जितनी चीज़ें हैं, जितने संस्कार हैं, सब पे गीत हैं। तो गीतों के बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो इसलिए हमारी कहानियों में गीतों का बहुत वो है, अभिन्न अंग है गीत हमारे। फिल्मों की बात हो रही है, पनाह के बाद फिर फिल्मों की जो जर्नी है वो कैसे आगे बढ़ी? फिर हमारे एक मित्र हैं निशित वर्मा, उनके एक रिश्तेदार हैं जो अब यहाँ नहीं है, हर्ष जी। वो एक थिएटर करते थे, आर.एस. विकल जी के यहाँ थिएटर करते थे। तब हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे, एक भी फिल्म नहीं थी। तो एक दिन उनको हमने कुछ गाने सुनाए, और वो भी क्लासिकल
म्यूज़िक के, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बड़े शौकीन और बहुत जानकार भी थे। तो उन्होंने आर.एस. विकल जी से मिलवाया। आर.एस. विकल जी एक फ़िल्म बना रहे थे धधक, जो फ़िल्म आज तक दुर्भाग्यवश रिलीज़ नहीं हो पाई। वो हमारी पहली फ़िल्म थी। उसमें अखिलेंद्र मिश्रा, निर्मल पांडे और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को लेके फ़िल्म बन रही थी। उसमें उनके कुछ गाने दादू के साथ, रविंद्र जैन के साथ रिकॉर्ड हो चुके थे। तो हम लोग गए तो हारमोनियम तबला लेके घूमते थे। तब ज़माना ये था कि वो पेन ड्राइव और वैसा वाला नहीं था। तो हारमोनियम तबला लेके सेटिंग होती थी। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा बाबा नागार्जुन के बारे में सुना है? तो हम जहाँ से आते हैं बाबा वहीं से, और बाबा को खूब पढ़ा है हम लोगों ने, बाबा के भक्त रहे हैं एक ज़माने में, अभी भी हैं। तो उन्होंने बाबा की कुछ कविताएं सामने रखी और कहा कि ये मुझे अपनी फिल्म में डालना है, इसको कंपोज कीजिए। बाबा की कविताएं छंद में कम होती हैं, ज़्यादातर कविताएं मुक्त छंद की हैं बाबा नागार्जुन की। तो उनकी एक कविता थी बहुत दिनों के बाद, अब कि हमने जी भर देखा, जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, ऐसे कुछ कविता थी। एक दूसरी कविता थी, यही धुआं में ढूंढ रहा था, यही आग में खोज रहा था। तो बहुत दिनों के बाद जो था, वो पहली चीज़ जो उनके लिए कंपोज की हमने, वहीं बैठे बैठे उन्होंने कैसे ट्राई करते हैं। तो गाना बनना होता है ना, तो 2-3 मिनट में बन जाता है। आपको एक लहर आती है, तरंगे हैं, जो आपका रडार ऑन है, इफ यू कंसंट्रेट और वहाँ पहुँच गए आप, तो आप ढूंढ लेते हैं। एक आदमी तो है जो पीछे छुपा होता है ओट में, वो जो ट्यून है वो एक इंसान की तरह है जो एक उसमें छुपा होता है, आप उसको खींच के बाहर ले आते हो। वो गाना बन गया तो फिल्म मिल गई। वो गाना भी रूप भाई ने गाया था। और रूप भाई जब गाने आए, वो रिकॉर्डिंग में म्यूजिशियन स्टूडियो होता था एक, जुहू में बंद हो गया। तो उन्होंने, जब मैं उनको टैक्सी तक छोड़ने गया, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे और भी कुछ गाने आपके पास हैं, तो एक एल्बम करते हैं साथ में। तो मैंने कहा है नहीं, लेकिन बना सकते हैं ऐसे। तो फिर हम लोग वर्ली उनके घर पे गए और एक एल्बम फिर उनके साथ उसका शुरू हुआ। बाद में वो एल्बम चेंज होते होते कलमा नाम से एक एल्बम हमने टी सीरीज के साथ किया, जिसमें मैंने और रूप भाई ने गाया था, कंपोज मैंने किया था, कुछ गाने रूप भाई ने भी किए थे उसमें। सो ऐसे फिर धीरे धीरे होता गया। तो पहली फिल्म वो थी धधक। उस समय एक और फिल्म थी राकेश रोशन जी के यहाँ, टेक्निकल टीम में एक बंदे थे हमारे यहाँ से, अजय ओझा। वो एक फिल्म बना रहे थे न्यू कमर्स को लेके, लव स्टोरी, सनम हम आपके हैं, ये पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो उसमें भी उनको कुछ गाने चाहिए थे, जो वो एलपी के बहुत बड़े फैन थे अजय भाई। तो उन्होंने कहा यार एलपी टाइप के गाने मुझे करने हैं। तो हम लोगों ने कुछ गाने बनाने शुरू किए, सुनाना शुरू किया। तो वो भी एक फिल्म थी जो बहुत सालों बाद फिर ठीक से रिलीज नहीं हो पाई। जो यहाँ अब समझ में आता है कि सिर्फ फिल्म बना लेना नहीं है, जो नए प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको रिलीज वाला स्ट्रगल में वो कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर बीच में बहुत अच्छी हालत नहीं थी, माली हालत। तो फिर मैंने अपनी डिग्री का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक नौकरी भी कर ली थी पैनासोनिक में। वो चलता रहा। वही मैं पूछने वाला था इस बीच, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 साल। हाँ, 4-5 साल हो गया था। ये बात है फिर 2005 की बात है। तो 6 साल लगभग हो ही गए 6 थे। साल लगभग हो गए थे। टेलीविज़न सीरियल्स मिल रहे थे, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक उनका मिल रहा था, कुछ जिंगल्स, एड फिल्में ये मिल रही थी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिसमें एक तो बहुत पैसे आ जाएं, और बीच-बीच में गैप्स इतने बड़े होते थे कि आपको जीवन भी जीना है। और मुंबई जैसे शहर में परिवार के साथ में हर हाँ, चीज़। नहीं हम तो परिवार के साथ में नहीं थे। मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम लोग रहते थे, 2-3 और लड़के। फिर ये हो गया था कि हमारा रूम जो था उसमें जहाँ से भी जो भी आ गया, तो आज के बहुत सारे नामी-गिरामी कुछ दोस्त हैं, सिंगर्स हैं, एक डायरेक्टर हैं, मैं अब पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहता। वो सब हमारे साथ में हमारे कमरे में रहते थे हम लोग, और समय गुजारा है अच्छा-बुरा, भाइयों की तरह रहते थे। तो बीच में फिर मैंने नौकरी पकड़ ली थी। फिर एक दिन 2008 में, 8 या 9 की बात है, मुझे लगा कि यार अब नौकरी में, चूँकि मेरे पास डिग्री अच्छी थी, तो नौकरी में धीरे-धीरे एक अच्छी सैलरी मिलने लगी, फिर गाड़ी आ गई, फिर कंपनी अपनी सहूलियतें देती हैं आपको, कमर्शियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा ही है।
आप अप्रूव करते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में कंफर्ट आ जोन जाते में हैं। आ गए। वो कंफर्ट जोन जो है, मेरे मेरे एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि यार ऐसा तो नहीं कि अब म्यूजिक पीछे जाता जा रहा है और अब थोड़ा आराम तलबी आ गई है जीवन में। उसी दिन मैंने, विदाउट इवन प्रायर नोटिस ऑफ 1 मंथ विच इज रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैंने नोटिस दिया कि बॉस नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ म्यूजिक करने आया था और कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। नौकरी छोड़ दी। 2009 के आखिर में मुझे प्रकाश झा की चक्रव्यूह मिली। वो गाना तो मतलब हर किसी की जुबान पे था। फिर वो गाना रिकॉर्ड जब हुआ तो प्रकाश झा साहब से पहली मुलाकात थी और उसी दिन वो गाना बन गया था। मतलब लिरिक्स था। फिर मैंने तुराज को बुलाया, जो भंसाली के लिए लिखते हैं, उनको बुलाया, उन्होंने कुछ मुखड़ा लिखा। गाना उसी दिन बना, उसी दिन फाइनल हो गया कि भाई रिकॉर्ड करते हैं। और वो गाना संयोगवश बहुत चर्चे में रहा बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। फिर उसके बाद बहुत सारी और भी आपने तब फिल्में आ सोचा था गई। कि मतलब उस समय नेशनल एजेंडे में आ जाएगा ये गाना? नहीं सोचा था, महंगाई। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मुझे जब बुलाया गया था तो मुझे इसलिए बुलाया गया था, जिसके भी रेफरेंस से मैं प्रकाश झा सर से मिला था, कि यार ये इसके पास फोक, इसको है, फोक की जानकारी है। और वहाँ पे 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे, एक एक गाने कर चुके थे। सलीम सुलेमान साहब, आदेश श्रीवास्तव साहब और आपका शांतनु मैत्रो साहब, संदेश सांडिले साहब, 4 लोग कर रहे थे। तो मुझे बताया गया था कि एक गाना कोई है जिसकी तलाश है वहाँ पे, और सब लोग कोशिश कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। तो मैं गया तो फिर थोड़ी बातचीत हुई, समझ में आया कि यहाँ कुछ देसी गाना चाहिए, और जो वो जन नाट्य मंच में जिस तरह के गाने होते थे वैसा चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें इप्टा की लाइनें भी इस्तेमाल की थी उस गाने में। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रहना। तो वो इप्टा की लाइन थी इनफैक्ट। तो हमने तुराज को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये लाइनें जो है हम हर जगह पे लेके आएंगे और बीच की लिरिक्स आप वो फिल करो। आपका खुद का वो पढ़ा लिखा होना, क्योंकि बुक्स और ये सब से हाँ, वो वो काम आता साहित्य, था, साहित्य देखिए वाली चीजें। साहित्य के साथ तो ऐसा संबंध है इस इंडस्ट्री में, जो भी काम कर आप अगर इंटरव्यूज करते हैं लोगों के, इसमें भी आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई कितना काम आती है कि आपने कोई शेर कोट किया, कुछ पढ़ा है आपने, और वो गहराई समझ में आती है आशीष। वो उससे, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। पढ़ाई ही मैं तो कहता हूँ सिंगर बनने के लिए भी किताबें पढ़ो, क्योंकि जितने सारे कैरेक्टर्स को आप विजुअलाइज कर पाओगे, वो जो अंदर वो आपके आदमी समा जाएगा उस कहानी के पढ़ने के साथ। वो कभी आप उस कैरेक्टर का एक गाना जब गाओगे वर्षों बाद, तो वो कहानी, जो पढ़ा हुआ कहानी है ना, वो कैरेक्टर आपको हेल्प करेगा। ये गाना बनाने में भी, ये गाना लिखने में तो डेफिनेटली है। सिर्फ लिखना नहीं, मैं कह रहा हूँ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए भी किताबें पढ़ें। इस जनरेशन को बड़ी प्रॉब्लम है किताबें पढ़ने में। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ किताबें पढ़िए। आप और किताबों को ना आईपैड पे पढ़ लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किताबों का वो जो वो टच है ना, टच है, वो जो एक हाँ, खुशबू है, वो जो खुशबू है, वो हाँ। किताबें मंगाइए, उसको पढ़िए। शुरू-शुरू में आपको लगेगा, बाद में आपको लगेगा कि इसकी आदत पड़ गई, और ये आदत ऐसी है जो आपको जीवन में हर जगह मदद करने वाली है। तो किताबें ज़रूर पढ़ें। जी। वो गाना एक बार आपके, अगर थोड़ा सा भी गा कौन पाए सा तो, कौन सा? जो चक्रव्यूह का, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है, अलग ही बात है उसकी तो। वो था, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्ठा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमरी बारी रे ना, अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमरी बारी रे ना। जब ये गाना आपने कंपोज किया, जी। प्रकाश झा, क्योंकि उस समय तक कई सारी बड़ी फिल्में बना चुके थे, अच्छा खासा नाम था उनका, नेशनल अवार्ड्स कितने मिल चुके थे, कैसा रिएक्शन था उनका? उनका पहली बार उन्होंने गाना सुना और उनके मुंह से निकला था, अंजुम भाई थे, अंजुम रजब अली साहब जो उस फिल्म के राइटर थे, उन्होंने अंजुम भाई को कहा कि अपना इंजन मिल गया। ये मुझे वर्डिंग से याद है कि अपना इंजन मिल गया। तो बहुत ही मतलब कमाल की फीलिंग थी। मुझे पता नहीं था ये लोग क्या देख रहे हैं इस गाने में, लेकिन उनका, इतने अनुभवी लोगों का ये रिएक्शन जो था,
ये बड़ा सुकून देने वाला था, बहुत कमाल की फीलिंग थी। और फिर इसके बाद का जो सफ़र है वो और स्मूथ होते गया है। अब फिर स्मूथ हुआ, फिर सामने से कॉल आने लगे। जैसे कहते हैं ना, किसी भी संघर्ष में अ, आप एक प्रोडक्ट पे मेहनत करते हैं, एक फ़िल्म पे, एक गाने पे मेहनत करते हैं, उस गाने की सफलता का पैरामीटर वही है कि उस गाने के बाद आपको सामने से कॉल आने लगे। ये हुआ था इस गाने के बाद। उस गाने के बाद दशहरा के लिए मुझे कॉल आया। बहुत सारी फ़िल्मों के लिए सामने से कॉल आने लगे। अ, जो मतलब मेरी 8 फ़िल्में, सोलो फ़िल्में तो रिलीज़ नहीं हो पाई हैं, जिसमें से जैसे मैंने आपको धधक कहा, सनम हम आपके हैं भी ठीक से रिलीज़ नहीं हुई। अमोल सेठके की फ़िल्म थी गुनाह, वो भी रिलीज़ नहीं हुई। सोलो फ़िल्में थी, बहुत सारी फ़िल्में, वो भी एक त्रासदी है कि नए लोगों के साथ, और ये सबके साथ होता होगा मेरा ख़्याल। कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर, कोई ऐसा सिंगर ऐसा नहीं, कोई ऐसा एक्टर ऐसा नहीं होगा जिसने शूट किया और एडिट हो गया या फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, ये सबके साथ होता है, वो हमारे साथ भी हुआ। ये जब आप ये कहानी बता रहे हो जो कि असलियत है, आप बीती है, अनुराग कश्यप के साथ जैसे उनकी शुरुआती फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, हुँ, इतना ज़्यादा असर हुआ कि वो एक तरीके से डिप्रेशन में चले हुँ, गए, हुँ। अल्कोहलिज्म में चले गए। अ, आपने कैसे अपना मोजो बरकरार रखा, कैसे हौसला अपना बरकरार रखा कि वो कहीं भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया? यार, हम जहाँ से आए थे ना, हमारे पास वो लिबर्टी थी नहीं कि हम डिप्रेशन में जाएँ। डिप्रेशन क्या होता है पता नहीं था। डिप्रेशन छोड़ दो सर, मतलब हम तो वहाँ वहाँ जी रहे थे, उन परिस्थितियों से आए थे जहाँ पे मनोरंजन से भी अपराध बोध होता था। लगता था दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। हाँ। आपकी लड़ाई दोगुनी थी। एक तो आपके अपने ड्रीम्स थे, और दूसरा आप जहाँ खड़े थे, वहाँ से आते समय आपने अपनी कश्ती जला दी थी साहब। आपको उस पार जाने का रास्ता नहीं था। तो आप क्या डिप्रेशन वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। आपको सिर्फ़ आगे बढ़ना था और उसी में से रास्ता निकालना था। तो डिप्रेशन का स्कोप नहीं था हमारे पास। हम वो लिबर्टी लेने के हालात में नहीं थे। मेरा मेरा जवाब इस बात को लेके यही है। और बीच में फिर कई सारी कॉमर्शियल फिल्म्स में भी काम किया, जैसे मैं बोल रहा था, कई ऐसी फिल्में भी हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में हैं, जिनके गाने, जिनकी कहानी, जैसे वो 31 अक्टूबर है, हुँ, वो बहुत कमाल है। हुँ। कई ऐसी कॉमर्शियल फिल्म हैं जैसे यमला पगला हुआ। 31 अक्टूबर की मैं बात बताऊँ आपको कि ये फ़िल्म की कहानी, हैरी जो प्रोड्यूसर हैं उसके, वो जब उन्होंने सुनाया था, एंड ही सेड कि ही इज़ सर्वाइवर ऑफ दिस, ये जो कत्लेआम हुआ हाँ। था 84 का, उसके सर्वाइवर हैं। वो छोटा बच्चा जो फ़िल्म में है, वो ही इज़ दैट। तो मतलब वो हम लोग दंग रह गए थे, सबकी आँखों में आँसू थे। ही वाज़ इन फैक्ट क्राइंग व्हाइल नैरेटिंग द स्टोरी। तो हमने कहानी सुन के हमको लगा था यार, ये फ़िल्म दिल से बनेगी, ये फ़िल्म बॉम्बे बनेगी। और डायरेक्टर जो थे शिवाजी पाटिल साहब, वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे मराठी फ़िल्मों के। फिर हमने कहा यार, इसके लिए बेस्ट लिरिसिस्ट कौन हो सकता है? महबूब भाई को बुलाया जाए। महबूब भाई हमारे बड़े बड़े भाई जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं। महबूब भाई उस समय क्या, अभी भी बड़े हैं, बहुत महँगे थे, बट इस फ़िल्म की बजट में उन्होंने अपने आप को फिट किया और गाने लिखने को तैयार हुए। एक-एक गाना जो लिखा गया और एक-एक बार में सब बना, वो बड़ी बहुत ही कमाल ये का भी, था, लेकिन मतलब। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, ये या भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि जैसे आप बता रहे हैं, कई लोग मतलब उनके जो पारिश्रमिक होती है, पैसा जो वो लेते हैं, बहुत उनका रेट मार्केट में बहुत हाई होता है, हुँ, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ बनती है जिसमें हुँ, उनको लगता है कि यार दिल से बन रहा है, हुँ। और ये जो लोग हैं वो वाकई सच्चाई से इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शायद वो अपने आप को भी मोल्ड कर जाते हैं, कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो हाँ, इस फ़िल्म में भी ऐसा हुआ था। इनफैक्ट हमने जितने सिंगर्स को इसमें जिन-जिन को भी, इंक्लूडिंग आशा दीदी एंड सब लोग, जावेद अली, बब्बू मान साहब, पंजाब के इतने बड़े सिंगर जो बहुत महँगे हैं एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू जी। अप्रोच। बब्बू भाई ने एक गाना फ्री में गाया। सबने, हमने सबको एक एक कॉमन मेल लिखा था। सोनू भाई हमारे, सोनू निगम साहब, किसी ने भी ₹1 चार्ज नहीं किया। क्या बात है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जो मतलब हमारे, मुझे लगता है हिंदुस्तान के जितने बड़े म्यूजिशियंस हैं आज के डेट में, रहमान साहब, सोनू निगम जी, शान भाई, हरिहरन सर, ये सारे लोगों के गुरु हैं वो, मतलब। तो इसमें एक वो भी बहुत मेरे लिए बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ। गुरुजी के साथ एक गाना मैंने गाया उस फ़िल्म में और कंपोज़ किया उनके लिए, जो मतलब उनको गवाना अपने आप में
एक शिवरिंग होती थी डबिंग के टाइम पे, लेकिन उन्होंने वो गाना गाया जिसका वीडियो भी जी म्यूज़िक ने बनाया था, उसका सिंगिंग वीडियो बनाया था और कुछ शूट भी किया था। तो सबने बड़ा योगदान दिया था और ये अच्छा लगता है यार, फ़िल्म किसी पर्पस से बन रही है। और अ, देखो क्या है, ये संसार का नियम है मुझे लगता है। सॉरी फॉर बीइंग प्रीची, बट आपको मदद आती है और आपको मदद के हाथ आगे बढ़ानी होती है। ऐसे ही दुनिया चलती है। ये गिव एंड टेक में दुनिया ख़त्म नहीं होती कि मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी कर दी। ऐसे नहीं होता। ये यूनिवर्स जो है, जो सुपर पावर है, जो महादेव की सेटिंग ऐसी है ना दुनिया चलाने की, कि मेरी मदद वो किसी और से कराते हैं, मुझसे आपकी मदद कराते हैं, आपसे किसी और की कराते हैं। तो ये चेन बनता जाता है। तो अनगिनत लोगों ने, इतने लोगों ने हमारी मदद की थी, तो हमने अगर उस अवस्था में जब हम थे, जब हम किसी के लिए कम पैसे में काम कर पाएँ या जहाँ हो सके फ्री में काम कर पाएँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करना ही चाहिए। अच्छी मकसद के लिए अगर फ़िल्म बनाई जा रही है तो। ये इस तरह की जो पर्पस वाली फिल्म्स है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स, हालांकि अब समय अलग आ गया है। उस समय मेरे ख्याल से अब 31 अक्टूबर अगर अभी रिलीज होती तो उसका जो अंजाम है वो बेहतर कुछ अलग करती। हाँ, होता। ये होता है हमारी इंडस्ट्री में। एक ज़माने से मेरा नाम जोकर कहते हैं, समय से 20 साल पहले आ गई थी। तो अब ये हर प्रोडक्ट की अपनी-अपनी कुंडली होती है, पहले किस्मत वो जो होती है। अब कंटेंट ड्रिवन और ये सब जो बात करते हैं, हुँ, एक समय था, मुझे याद है जब हम तो शुरुआत कर रहे थे या बच्चे थे, तो आर्टी फिल्म बोलते थे, आर्ट फिल्म है, हुँ, उसको एक कैटेगरी में ही डाल दिया जाता था, हाँ, तो उसको ऐसा लगता था कि उसका कॉमर्शियल कुछ है ही नहीं। हाँ। फिर धीरे से अब धीरे धीरे बदलते हुए कंटेंट ड्रिवन और ये सब, अब कोई वो रह नहीं गया है, अब हुँ, सिर्फ कंटेंट ही बोल रहा है, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हुँ, हैं। तो वही बात है कि अब आप देख रहे हैं म्यूजिक का भी और फिल्मों का भी हुँ, आयाम पूरी तरीके से बदल गया हुँ। है। म्यूज़िक में एक बहुत कमाल का बदलाव आया है, जो आज से 20 साल पहले हम लोग कहते थे कि हमारे देश में म्यूज़िक पूरी तरह से डिपेंड करता है फ़िल्म म्यूज़िक पे। जबकि बाकी पूरी दुनिया में अदर दैन इंडिया, स्टैंड अलोन म्यूज़िक जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। जैसे जितना बड़ा स्टारडम टॉम क्रूज़ का है, उससे कम बड़ा स्टारडम माइकल जैक्सन का नहीं था। इनफैक्ट कई ज्यादा बार ही बड़ा। ज़्यादा बड़ा था। और माइकल जैक्सन ने फ़िल्मों में तो नहीं गाया वहाँ। उनकी गाने तो फ़िल्में जो गाने वाली होती नहीं हैं। हमारे यहाँ सब कुछ फ़िल्मों पे डिपेंड कर रहा था, तो इट वाज़ अ कंप्लीटली डायरेक्टर्स मीडियम। तो डायरेक्टर भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, तो गाने भी अच्छे हो गए, फ़िल्म भी अच्छा हो गया। और डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी थोड़ी कम रही म्यूज़िक को लेके, तो म्यूज़िक ख़राब हो गया। कहानी को लेके कम रही, तो कहानी ख़राब हो गई। वो सब कुछ उस पे रहा। लेकिन अब, आज की तारीख में म्यूज़िक, मैं ऐसे बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूँ, दोस्त हैं मेरे, जो फ़िल्मों में नहीं गा रहे हैं बट स्टार हैं। तो ये इसको ये कहेंगे कि म्यूज़िक की अपनी ताकत कुछ तो हुई, जहाँ म्यूज़िक अपने दम पे अपने आप को हिट करा रहा है और लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ओटीटी के आने से भी काफी बदलाव आया है। ओटीटी के आने से भी बहुत बदलाव आया है। काम एक तो ये है कि सब देखो क्या होता है, बेसिक्स सबकी ठीक रहें, उसके बाद फिर आप थोड़ा उसे बेहतर सोच पाते हैं। तो ओटीटी ने सबकी बेसिक्स को ठीक कर दिया। सबके पास इतना काम ज़रूर है कि वो अपना किचन चला लें। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, है ना? तो वो अच्छी स्थिति है। मेरे ख़्याल से ये गोल्डन टाइम है सबके लिए। और कंटेंट ड्रिवन और स्टार ड्रिवन फ़िल्में ही सिर्फ़ रह गई हैं अब। अब वो समानांतर फ़िल्में और वो खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गई हैं। इवन स्टार सेंट्रिक भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कई बार ऐसा हम इस साल और पिछले कोविड के बाद से तो हमने देखा है कि बड़े-बड़े स्टारों की फ़िल्म नहीं चली है। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग भी फ़िल्म अपने ऊपर चला पाए हैं। हुँ, जैसे अब मनोज भाई की बात हुँ, करें, हुँ, बंदा उनकी जो लास्ट हुँ, फ़िल्म हुँ, है, हुँ, मतलब वो कमाल है। हुँ, उसके पहले भी उनके काम को देखें या पंकज जी को देखें, हुँ, छोटे हुँ, शहरों के लोग, हिंदी हुँ, बेल्ट के लोग, हुँ, वो कमाल कर रहे हैं। तो अब हुँ। ये नहीं है कि अब खान्स होने की या कुमार्स होने की ही ज़रूरत है आपको। हाँ, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब सब लोग अपने-अपने तरीके से, और सबके लिए जगह बन गई। और मैं तो कहता हूँ यार, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। हर टाइप का गाना सुनने वाले, हर टाइप की कहानी सुनने वाले, हर टाइप की फ़िल्म देखने वाले लोग मौजूद हैं। हुँ। जो लोग कॉमर्शियल फ़िल्मों को हिट कराते हैं, जिनकी 100 करोड़ कमाई होती है, मैं कैलकुलेट करके कई बार देखता हूँ, अरिथमेटिक का आदमी हूँ, कि 85 लाख टिकट तो बिकते होंगे उनके। ₹200 एवरेज टिकट की होती है और 100 करोड़ हो जाता होगा।
तो आई डोंट थिंक इट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग आपकी फिल्म देख रहे हैं, प्लीज डोंट सेलिब्रेट दिस, कुछ और कर लो थोड़ा। तो 50-50 लाख की ऑडियंस तो हर तरह की फिल्म को मिल ही जाएगी, ईमानदारी से वो फिल्में अपने तरीके से बने। और इंस्पेक्टर अविनाश की बात ना करें, ओटीटी की बात हो रही है, तो फिर अधूरा रह जाएगा जी मामला। बिल्कुल। कैसे ये प्रोजेक्ट आया, और उसके बाद जब कर रहे थे तो आपने सोचा था कि अब ओटीटी में भी इस तरीके का रीच, ऐसा पेनिट्रेशन बनेगा, खासकर म्यूजिक को लेकर, कि कहानी उसके बिना अधूरी सी लगे? ये इसकी कहानी मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ये डायरेक्टर्स मीडियम है। जब भी कहानीकार जो है, जो स्टोरी टेलर है, वो जिस तरह से सोचता है, तो नीरज पाठक जी जो इसके राइटर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मैं उनके साथ पहले काम कर चुका हूँ भैया जी सुपर हिट में। तो वो खुद भी कंपोजर हैं, खुद गाते भी हैं। तो उनकी किस्सा गोई जो है, उनकी कहानी कहने का जो स्टाइल है, उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान रहता है और हम लोग बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग, जिससे आपकी बहुत बहुत अच्छी लड़ाई हो सकती है, उसके साथ आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो। तो हम लोग वी कैन हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से लड़ पाते हैं, एक दूसरे को ना कह पाते हैं कंफर्टेबली, टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने सिचुएशंस बताने शुरू किए। पहला सिचुएशन नीरज सर ने बताया कि यार एक मुजरा करना है, एक एक कोठे वाली के उस पर हमारा हीरो आता है, ही इज ए पुलिस ऑफिसर, और वहाँ पे एक गाना होना है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एक तो वो मुकद्दर का सिकंदर का रेफरेंस और वो आता है पहली बार दिमाग में। मैंने कहा ये कहानी हमारी जो है वो यूपी, बनारस और लखनऊ और उस बेल्ट में है। तो मैंने कहा कोठे पे ठुमरी गवाई जाए अगर, जो हमारे यहाँ की परंपरा थी पहले की, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक और रियल लगेगा। रियल लगेगा। तो उन्होंने कहा यार ट्राई कर सकते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो पहली ठुमरी जो मेरे जहन में थी, वो हमने पहले से कुछ काम एक मुखड़े पे, एक लाइन पे किया हुआ था काम, और सोचा था कि ठुमरी तो किसी को फिल्म में चाहिए नहीं होता है, तो हमने बहुत सीरियसली लिया नहीं था। तो कभी मैं और मंथन जो हमारे लिरिसिस्ट हैं उनके साथ बैठ के किया था। एक ही लाइन बनी थी, तू न आया जो पिया मोरे अंगना, जाओ जी मैं तो रूठ जाऊंगी, तज दूंगी रे सजना संवरना, तज दूंगी रे सजना संवरना, जाओ जी मैं तो रूठ जाऊंगी। इतना मैंने सुनाया और नीरज भाई ने कहा कि यार इसको करते हैं, ये फाइनल है, इसको करते, गवाएंगे किससे। थिक वॉइस चाहिए थी। तो उस समय हमारी टीम में एक सिंगर हैं सुवर्णा तिवारी, बहुत ही अच्छी वॉइस है, और मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था कि सुवर्णा की आवाज़ को कहीं यूज़ किया जाए कहीं अच्छे से। ऐसा यूज किया जाए जहाँ पे मतलब प्रॉपर यूज हो सके। और आप ये गाना सुने, मेरे ख्याल से एपिसोड 3 में है और अभी यूट्यूब पे भी तमाम सब जगह पे है, टाइम्स म्यूजिक से रिलीज हुआ है। कमाल गाया है सुवर्णा तिवारी ने, लिटॉन ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया इसका, कमाल का ट्रैक बनाया है, सब लाइव हमने इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं और मज़ा आ गया ये गाना। फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे गाने होते गए। एक मेरठ का एक आइटम सॉन्ग चाहिए था, वो हम लोगों ने किया, मंथन ने लिखा। एक गाना चाहिए था जो जो सुन के, रेफरेंस सुन के, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आपको एक हिट गाने का रेफरेंस दिया जाता है, वहाँ से लगता है कि अब ये सामने बैठा हुआ आदमी कंपेयर करेगा उससे। तो एक टाइप का एक ही गाना बन सकता है, दूसरा गाना नहीं बन सकता, दूसरा गाना फिर उसी को कॉपी करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं, तो रेफरेंस नीरज सर का था मिट्टी सॉन्ग केसरी का, तो मनोज मुंतशिर ने जो लिखा है, बी प्राक ने गाया है। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा सर वैसे रेफरेंस दिमाग में रहेगा तो ये बहुत मुश्किल है। बोले नहीं, मतलब मेरे को फील ऐसा चाहिए। फिर जब हमने और सिचुएशन सुना तो मालूम पड़ा कि ये इतना हाई नोट पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा सटल चाहिए। फिर हम लोगों ने, मंथन ने गाना लिखा, कहानियाँ सॉन्ग जो है इस फिल्म का, जो थ्रू आउट द सीरीज, मेरे ख्याल से सेकंड सीजन में भी यूज होगा वो। सब जगह पे जब भी कुछ होता है मेल फीमेल वॉइस में यूज होता है। मेल वॉइस में केशव ने गाया, और जो स्क्रैच गाया था वही रख लिया हमने, इतना प्यारा गाया था उसने गाना बनाते समय जब हम लोग जैमिंग कर रहे थे। फीमेल वर्सन प्रियंका बर्वे ने गाया है, बहुत अच्छा गाया उन्होंने भी। तो वो गाना बना, उसका रिस्पॉन्स कमाल का आया। और अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ये तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए रेफरेंस मिट्टी सॉन्ग था। आप यूट्यूब के कमेंट्स देखेंगे तो उसमें
कई लोगों ने ये कहा है कि इसको सुन के मिट्टी सॉन्ग की याद आ गई। सो तब जाके लगता है कि अच्छा वो रेफरेंस कहीं ना कहीं काम कर गया। तो कहीं ज़हन में होता है, बट उसका ट्यून से और किसी से कहीं कोई कोई लेना देना कनेक्शन नहीं, नहीं है उसके कनेक्शन नहीं। बाद में। जॉनर वो था, वो फील वो चाहिए था। तो ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने किया। बैकग्राउंड के लिए मैं अनामिक और लिटॉन के साथ कोलैबोरेट करता हूँ। सो इट्स अ ट्रायो, विजय वर्मा, अनामिक चौहान एंड लिटॉन। बैकग्राउंड करते समय भी हम लोगों ने वो मंत्रोच्चारण और संस्कृत के श्लोक और खूब अच्छे से दिल खोल के यूज किया, और वो गूजबम्स आते हैं, लोग कहते हैं देखते समय। विजय भैया, जब आदमी ना बड़ा हो जाता है इंडस्ट्री में, मैं देखता हूँ तो वो काम भी बड़े लोग के ही साथ करना चाहता है। लेकिन जैसे कि अब ये गाना है सुवर्णा से आपने गवाया हम्म, या प्रियंका से गवाया आपने, आ, मैं ये देख रहा हूँ एक अच्छी कोशिश है और एक अच्छा ये आपने चलन भी शुरू किया हुआ है और बहुत लोग भी करते हैं इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं उसमें, कि वैसे लोग को भी मौका दें जो वाकई टैलेंटेड हैं। हालांकि अभी उनको उतना मुकाम या उतना नाम नहीं उनका हुआ पड़ा है, लेकिन उनमें है टैलेंट, वो कोर है ये। लेकिन इसके पीछे ये भी होता है ना कि आपके और लोग भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उसका दबाव भी होता है, प्रोड्यूसर्स का भी दबाव होता है। कई बार आपको ये बोला जाता है कि इसी फला सिंगर से ही गवाओ, अभी इस समय ये चल रहा है, ऐसा भी दबाव आता होगा। उस समय कैसे करते इसमें हो? थोड़ा कम सुनता हूँ मैं। मतलब गाना अपने आप कहता है कि ये वाला टेक्सचर चाहिए। वो टेक्सचर हमारे ग्रुप के किसी नए सिंगर का हो, हमारे ग्रुप के बाहर किसी नए सिंगर का हो, या किसी मार्केट का सिंगर का हो, जो फिट होता है हम उसको ट्राई करते हैं। और इसमें कोई पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होती है कि सुवर्णा हमारे क्लोज उसमें ना भी होती तो भी वो बुलाई जाती है, अगर वही। मैंने उनकी आवाज़ सुनी होती तो। गाने की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ कोई बेईमानी हो नहीं सकती। नहीं, मैं कई ऐसा इंसाइट, प्रेशर आता है, कई हाँ, फिल्मों में आया मतलब है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, और क्योंकि हम जानते हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ऐसा होता है। और जो आजकल के बड़े सिंगर्स हो गए हैं उन्होंने भी ये किया है कि किसी बड़े सिंगर के लिए पहले उन्होंने स्क्रैच गाया है, बाद में पता चला है कि गाना किसी और किसी बड़े और ने सिंगर ने गाया। गाया है। अब मैं आपको बताऊं, प्रियंका बर्वे को तो मैं जानता भी नहीं था। हम्म। यूट्यूब पे राहुल देश पांडे साहब, जो मराठी के क्लासिकल के बड़े सिंगर हैं, उनकी और प्रियंका जी की जुगलबंदी। वो लोग ना कभी कभार कुछ गानों को ऐसे, कोई फिल्मी गाना, क्लासिक गाना उठाया और उसको वो लोग विस्तार करते हैं क्लासिकल के साथ, और अलग अलग तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं, वो गाते हैं। आज कभी ऐसे सुन लिया था मैंने सोशल मीडिया पे, फिर मैंने और भी 2-4 गाने उनके सुने, और वो टेक्सचर मेरे कानों में कहीं रह गया था कि यार ये कभी मौका मिलेगा तो। अब ये गाना जो था कहानियाँ, इसमें एक तो मेल का जो ट्रैक था, सेम पिच पे फीमेल को गाना था। तो एक तो हर लड़की, क्योंकि कहते मेल फीमेल्स की पिच जो है वो लो होती है नेचुरली, तो उसी पिच पे जाके गाना था, निभाना था। तो मैंने प्रियंका को पहले नंबर निकाला मैंने, हमारे गिटारिस्ट हैं बापीदा संजय दास, उनसे मैंने नंबर मंगाया और उनको गाना भेजा। उन्होंने कहा करते हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। फिर उन्होंने आके गाया, तो मैं तो जानता भी नहीं था। वो हालांकि वैसे बहुत फेमस है वो, ये जो प्ले होता है मुगले आजम, उसमें वो अनारकली प्ले करती हैं, फिरोज खान वाली मुगले आजम, जो स्टेज शो होता है उसमें। शी इज ए फैंटास्टिक परफॉर्मर एंड सिंगर। बट मैंने पहली बार काम किया उनके साथ, लेकिन वो क्या होता है, वो दोनों मिल जाता है। गाना आपने कंपोज किया और आपके कानों में बहुत सारी आवाज़ें पहले से सेट रहती हैं, बैठी होती हैं जहन में आपके, वो राइट टाइम पे आप उनको दूसरा बुलाते हो। इसमें आपकी भी तारीफ करना चाहूँगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर का स्टैंड भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार मैंने खुद म्यूज़िक सेशंस में ये सब में प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के देखा है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो एक फला नाम दे देते हैं बड़े सिंगर का, वहाँ पर अपनी बात को कि नहीं आप इनसे गवाइए, ये बहुत अच्छा गाएंगे, और वो चीज़ आपने रखा है, ये बड़ी बात है। हाँ, वो अपनी अपनी मजबूती है, मानना नहीं चाहिए। मतलब गाने, भाई हमको आप पे कर रहे हैं गाना गाने के लिए, अच्छा गाना दूं आपको, तो मुझे गाना बचाने के लिए एडमेंट होना पड़ेगा वो। क्योंकि ना बड़े सिंगर्स, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, कोविड के समय तो बहुत म्यूजिक और ये सब को कंपनीज और सिंगर्स के बीच में लड़ाइयाँ भी आपने देखी है। बातें बड़ी होती हैं, लेकिन जब मौका देने की बात आती है ना तो वहाँ पर सब घालमेल दिखाई देता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर कोई, खासकर हमें बहुत सारे ऐसे विजय वर्मा चाहिए जो ऐसे अनजान चेहरों को, जिनके अंदर टैलेंट है, जो आपके जैसे कहीं छपरा, कहीं लखनऊ, कहीं कानपुर या कहीं और जगह से आए हों, उनको भी मौका मिले।
थैंक यू वेरी मच, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने कहा तो एकदम से याद आया कि हाँ यार, ये कुछ अच्छा ही हो रहा है। बट ये बहुत नेचुरल फ्लो में होता चला गया है इतने वर्षों में हमारे साथ। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनको भी बुला के गवाता हूँ मैं। मेरे एक दोस्त ने साधु, उनको मैंने इंस्पेक्टर अविनाश में एक गाना, हालांकि वो यूज नहीं हो पाया अभी तक फर्स्ट सीजन में, एक कबीर के दोहे टाइप के कुछ गाने थे, तो वो उनकी आवाज़ में सूट करता था। मुझे साधु की आवाज़ पसंद है, तो मैंने साधु को बुला के गवाया वो गाना। तो और अपनी टीम में जितने लोग हैं सब इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। सो जहाँ पे मजबूती होगी मुझे लगता है, और जहाँ पे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती। फ्री फ्लो में चलता रहता है सब। अच्छा, अभी काफ़ी सीरियस बात हो गई, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फन सीक्रेट्स आपसे जानने हैं। बताएं। सभी बड़े सिंगर्स के साथ आपने काम किया है, हाँ, सबसे लेट लतीफ़ टाइप का कौन बंदा है? आने में, आने टाइम पे में आने या में। फिर गोला देने में? कई लोग ऐसे भी होते हैं ना। आज मैं उदित जी माफ कीजिएगा मुझे। तो उदित जी बहुत बिजी रहते थे, तो उनका क्या होता था कि आज टाइम है तो परसों आएंगे वो। तो कई बार घर से भी जाके लाना पड़ता था उदित सर का, ऐसा था। बहुत बिजी भी थे उस टाइम पे। बाकी तो सबके साथ अच्छा ही है। सबके साथ ही अच्छा है। शानुदा के साथ भी अच्छा रहा। सोनू भाई तो अपने भाई हैं बिल्कुल। शानदा के साथ भी अच्छा रहा। श्रेयस, दे आर ऑल ऑलमोस्ट पंक्चुअल है। अभी मैंने एक फिल्म के लिए गाना किया पीयूष मिश्रा जी के साथ। क्या बात। एक फिल्म कर रहा हूँ JNU। तो पीयूष भाई से गाना गवाने का ख्याल आया कि गाना ही वैसा था, तो थोड़ा थिएटर वाला और वैसा था। और पीयूष भाई भी JNU से हैं, और पीयूष भाई किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाते नहीं हैं, और उनका अपना एक अंदाज है, खुद कंपोज करते हैं, कमाल के म्यूजिशियन हैं, कमाल के एक्टर तो हैं ही। तो उनको मैंने गाना मनाया कैसे आपने? अ, मनाया कैसे? तो गाना बनाते समय उनका वो सब बल्ली मारा और जितने भी उनके गाने हैं, और सब सुना। गुलाल के सारे गाने उन्होंने कंपोज किए थे। और अब ये था कि उनके गानों के असर से, उनके नोट से बचना बड़ा मुश्किल है। कि आप अ, वो नोट न लगे जो उन्होंने लगाया था, ये बहुत मुश्किल है। वो बहुत इन्फेक्शस हैं उनके नोट्स जो हैं वो। तो उससे बचना था। वो बहुत कवायद करनी पड़ी उसके लिए कि इन्हीं की तरह का गाना बनाया जाए, लेकिन इनकी इनकी वाली ट्यून से, सिग्नेचर इनका ना हाँ, दिखे। सिग्नेचर इनका ना दिखे। तो गाना बना। उन्होंने कहा यार गाना पसंद आएगा तो मैं गाऊंगा। गाना उनको ऐसे स्क्रैच मैंने अपनी आवाज़ में करके भेजा। उन्होंने बोला यार करते हैं इसको। अब जब से स्टूडियो में आए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब से स्टूडियो में आए, आते ही उन्होंने कहा कि यार क्यों बुला लिया मुझे तुमने, मेरे से होगा नहीं। तो कोई कन्फ्यूजन है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। फिर माइक पे जाते जाते तक भी मेरी सांस टूटती है यार। अब मेरी ब्रीदिंग कम हो गई है, और मुझे लग रहा था ये बिना गाए न चले जाएं बस। बोलते भी तो हाँ, फास्ट है। बहुत फास्ट है और बहुत हाईली मूडी हाँ। आदमी है। लेकिन एक बार माइक पे गए, माइक पे खड़े होकर हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस किया। जब लोगों की भीड़ भीड़ थोड़ी सी हट गई तो, और फिर मूड में आ गए वो। उसके बाद 15 मिनट लगा, अच्छा गाना हुआ है। वो गाना भी चक्रव्यूह के बाद दूसरा चर्चे में आएगा। बिल्कुल। कंट्रोवर्सी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्रॉस फिंगर्स। लेकिन चर्चे में आएगा डेफिनेटली। ये अच्छा हुआ है गाना। सबसे फन लविंग कौन आपको लगा? सोनू भाई एंड सुनिधि चौहान। कुछ बताइए। ये दोनों ही लोग जब जब भी आते हैं गाने, तो एक तो दोनों मिमिक्री के बादशाह हैं। तो इन दोनों लोगों के साथ ही बहुत मज़ा आता है कि कुछ बातें होती है। और सोनू भाई खास करके उनका बड़ा लगाव है। पता नहीं क्या कनेक्ट है उनके साथ। एक पहले दिन से, पहला गाना जब उनके साथ किया था तब से आज तक में, मतलब डाबर हॉर्नेटस का जिंगल उनसे करवाया था मैंने, सालों पहले की बात है, तब से। तो उसके बाद जो है उन्होंने, मतलब 31 अक्टूबर के गाने में भी जब आए तो भी एकदम इमोशनल हो गए, बिकॉज शायद उनका कोई दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ था 84 के दंगों में। शी वॉज वेरी कनेक्टेड। तो इन सब के साथ बड़ा, मतलब हम लोग वो जो उनकी मिमिक्री है, गाना गाते समय भी आप ट्यून को थोड़ा सा ऐसे कर लें क्या, वैसे कर लें क्या, वो हमेशा ही फन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आशा जी के साथ भी रिकॉर्ड करना बहुत, हमेशा ही 2 गाने मैंने अभी तक लाइफ में उनके साथ रिकॉर्ड किए हैं। तो आशा जी के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। खूब किस्से सुनाती हैं वो, पंचम दा के और पुराने ज़माने के लोगों के।
सो मैं खुद भी कभी-कभार जो मेरी आवाज़ को सूट करता है, कभी-कभार मैं खुद भी गा लेता हूँ। 31 अक्टूबर में भी एक गाना गाया था जी। मैंने। अ, एक अभी फ़िल्म आई थी औहाम, उसका एक टाइटल ट्रैक था, वो मैंने हार्ड रॉक बहुत ज़माने के बाद गाया था। नॉर्मली तो मैं सॉफ्ट वॉइस वाले सिंगिंग करता हूँ, तो अच्छा है, सबके साथ बहुत अच्छा है, इट्स अ फन रिकॉर्डिंग। सबसे चटोरा टाइप का कौन है खाने-पीने मतलब कई होते हैं मैंने देखा है सिंगर्स आते हैं कि क्या ऑर्डर कर रहे हो, क्या है? औ मुझे विशाल या कौन तो बता रहा था कि गाने से पहले वो वड़ा पाव मिर्च वाला खूब कई लोग का ऐसा होता है ना कि मिर्च हाँ, से और ये सब से आवाज़ खराब हो जाती है। तो सबसे चटोरा टाइप का कौन है? यार खाने-पीने में आजकल जो सब लोग ना इतने फ़िटनेस फ्रीक हैं कि आजकल सब मतलब अब स्टूडियो में आके खाने-पीने की बात तो बहुत कम ही होती है। मुझे याद नहीं आ रहा किसी ने स्टूडियो में बुला के खाना मँगाया, क्योंकि आई आई हैव रिकॉर्डेड मोस्टली विथ केके, विथ सोनू निगम, शान, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, नक्काश के साथ भी गाने किए। पैपॉन, हुँ। पैपॉन इज़ वेरी, हाँ, राइट। पैपॉन को खाने-पीने का खूब शौक है। वो तो ही इज़ अ लवली पर्सन आल्सो एंड लवली सिंगर। ही इज़ अ नाउ ही इज़ बीन अ ब्रदर टू मी। और मेरे ख्याल से केके के बाद अब उसकी जगह को कौन भरेगा? केके, पैपॉन का अपना स्टाइल जी। डेफ़िनेटली है, बहुत कमाल है। बट अब लगता है कि केके के बाद पैपॉन इज़ द ओनली सॉल्यूशन, आई मीन जिसके साथ काम करके मज़ा आ रहा है। और कोई ऐसा जो परेशान करने वाला हो, थोड़ा मूडी टाइप का? सुक्खी पाजी, हाँ, वो मूडी है बहुत। तो आधे-आधे घंटे तक कई बार वो पता नहीं क्या खेलते रहते हैं और हम लोग घबराहट में मरे जा रहे होते हैं कि पता नहीं गाएँगे, नहीं गाएँगे। गाना मतलब कुछ और ही कर रहे होते हैं। अचानक से फिर 15 मिनट में गाना हो जाता है। हुँ। सो बहुत ही हाईली मूडी है, बट ये सब लोग बड़े अच्छे इंसान हैं। मतलब मेरा ख़्याल है इनके टेम्परामेंट को लेके ख़ास करके क्रिएटिव और जो इस तरह के लोग हैं ना, इनको हमको डिस्काउंट करना चाहिए। हुँ। ये सब अलग दुनिया में रहते हैं ये लोग, तो वो कहते हैं ना कि ये एक अलग टैंजेंट पे हैं, तो हो सकता है कई बार वो उस तरह से रिएक्ट ना करें हमारे साथ जिस तरह से हम सोचते हैं, बट हमको इनको डिस्काउंट करना चाहिए। ये सब ईश्वर के बंदे हैं और उम, इनको कहते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल में हमारे को कहते थे कि ये बहुत अच्छा गाता है, इसका एक खून माफ़ है। तो वो वाली बात, वो वाला एटीट्यूड रखना चाहिए हमको इनके प्रति। विजय भैया एक समय ऐसा था दूसरों के स्टूडियोज में जाके गाने का मौका ढूंढते थे। आज खुद का स्टूडियो है, अच्छा खासा स्टूडियो है जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं। ये विजय भाई का स्टूडियो है, पोस्ट हाउस। इसको कैसे देखते हो आप? भगवान की कृपा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब डेमो रिकॉर्ड करने के पैसे भी नहीं होते थे, दूसरे के स्टूडियो में जाके। और मैं एक बात बताऊँ आपको, एक एक रिविलेशन है लाइफ़ का ये, एंड सॉरी फॉर बीइंग प्रीची अगेन, कि मैंने लाइफ़ में ना जितने काम मेरे बने हैं, उनको जब सोच के देखता हूँ, तो मुझे लगता है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जितने बिगड़े हैं, उसमें मेरा भर-भर के योगदान है। तो आप भी कभी पर्सनल लेवल पे, आशीष मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लिस्ट बना के देखना लाइफ़ में जितने काम आपके बने, जिनको आप मानते हो कि ये अच्छा हुआ। आप सोच के देखना आपका उसमें कोई योगदान नहीं था, सिवाय इसके कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे थे। तो इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड। हम कुछ कर नहीं सकते बॉस, करने वाला खेल कोई और रहा है। हम्म। हमको लगता है हम खेल रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। खेल भी कोई और रहा है, हार भी कोई और रहा है, जीत भी कोई और रहा है। हम कहीं नहीं हैं, हम खेल में हैं ही नहीं। हमको कोई और खेल रहा है बेसिकली। सो बिल्कुल ही सरेंडर भाव है। इसको ना मैं अचीवमेंट मानना चाहता हूँ कि मेरा कोई अचीवमेंट है। एक सिस्टम बनता है तो वहाँ 10 और लोगों के लिए एक सिस्टम बन जाता है। इट इज़ गुड कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाते हैं कैसे भी, जहाँ 10, 20, 50, 100 लोगों का घर चलता हो, और आपको जैसे लोगों की मदद मिलती थी, वैसे ही 10, 20, 50 लोगों की मदद आप कर पाते हो। ये हो जाए बस। और ना सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि वीएफएक्स का काम, डीआई का काम, सब कुछ हो रहा है। इतना बड़ा स्टूडियो बहुत कम ही है मुंबई, मैंने हाँ, देखा। मतलब 3 एवरीथिंग फ्लोर अंडर वाले वन स्टूडियो। रूफ जो है, वो वैसा बहुत कम है, मतलब एक आध लोग ही होंगे। बड़ी बड़ी फिल्मों का काम हो रहा है यहाँ पर। हाँ, वो तो चल रहा है, वो सब हमारे बाकी जो पार्टनर्स हैं वो लोग टेक्निकली साउंड लोग हैं, तो सब अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। बट अगेन आई विल से कि हम लोगों का, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये होना था। हम कोशिश कोशिश तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग करते होंगे। सब लोग सफल नहीं होते हैं, हम्म। तो कुछ होगा। कई बार इस साल की कमाई जो हमको दिख रही होती है, पिछले साल के बैलेंस शीट का प्रॉफिट भी होता है।
सो आई बिलीव इन दैट ऑल्सो कि क्या पता प्रारब्ध जिसको कहते हैं, क्या पता पिछले जन्म की का जो बैलेंस शीट है वो मजबूत रहा हो, तो इस साल थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। सो इट इज़ ऑल, ये सब ईश्वर का है, महादेव का है, उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता बॉस, एक पत्ता नहीं हिलता। और उन्होंने बुक भी लिखवा दिया आपसे कोविड में। हाँ, वो भी एक ऐसा संजोग है, 16 दिन में एक 137 पेज की एक किताब लिखी मैंने, लाल चिट्ठी। अब हम लोग उसको एक वेब सीरीज की शक्ल दे रहे हैं, तो क्या इसीलिए बात उसके है। सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हम लोग अभी उसमें काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक आगे का एक और चैप्टर है, जो महादेव ने अगर सोच रखा होगा, कुछ आशीर्वाद रहा तो कुछ एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक लीग चेंज बिल्कुल, होगा शायद। एक नया डायरेक्शन भी कर सकते हैं। देखते हैं। मल्टी टैलेंटेड विजय भाई, अब क्या क्या करेंगे, म्यूजिक दे ही रहे हैं, बैकग्राउंड का भी काम करते हैं, इतना बढ़िया स्टूडियो चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हो गए एक तरीके से, नॉवल भी लिख लिया, अब डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी। देखते हैं, कोशिश कोशिश सब में करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पास हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और करेंगे। और दिखने में भी आप हैंडसम हैं। अच्छा। कि कोई रोल वोल में भी दिख सकते हैं, ना कोई ना ऐसा बोला कि ना नहीं? ना, मैं तो कैमरे के सामने नर्वस रहता हूँ, तो कोई मानेगा नहीं अभी तो आपको देख के। ये तो आप बैठे हो। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वरना घबराहट होती है कैमरा ऑन होते ही। लेकिन मेरे जैसा कोई डायरेक्टर है ना, तो आपको जरूर कास्ट करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। भगवान करे आपको डायरेक्शन जल्दी आप स्टार्ट करें और मुझे कास्ट कर लें। जी विजय भैया, अभी जेएनयू की बात है जिसमें पीयूष भाई की आपने बात की, आगे और किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपने जो अब आपके साथ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें की, जो आपको जानते हैं वो तो जुड़ ही गए होंगे, जो नहीं भी जानते वो आपके साथ, आपकी बातों के साथ, सच्ची बातों के साथ जुड़ चुके होंगे, उनको बताइए। अभी कुछ फिल्में हैं, जेएनयू जैसे अभी मैंने बताया वो कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 है, एक दो और सीरीजेज हैं जिनका अभी नाम लेना बेहतर नहीं होगा, निगोशिएशंस में है। एक गुरु रंधावा की फिल्म है, कुछ खट्टा हो जाए, उनकी लॉन्चिंग फिल्म है, सही उसका, और गुरु वाली। हाँ, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं हम लोग। बात यारियाँ 2 की भी चल रही है ऑलमोस्ट, वो भी है। तो और एक दो फिल्में हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक फिल्म आ रही है डरंचू, जो जी म्यूजिक से आ रहा है शायद, उसका, उसमें भी कुछ गाने हैं, अच्छी फिल्म है वो भी, भारत रत्न ने डायरेक्ट किया है। और भी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, जो कुछ एक वेब सीरीज और भी है जिस पे काम कर रहे हैं। नीरज जी के साथ एक और फिल्म हो रही है, बड़ी फिल्म है, उसमें भी है। तो इस साल में लाइनअप है, स्टे ट्यून्ड कहते हैं ना आप लोग, आगे आगे हम लोग सब आशीष जी के साथ दोबारा बैठेंगे और आपको वो सब तो हम बताते जुड़े ही रहेंगे। रहेंगे हमेशा, स्टे जी ट्यून वाला है, हाँ, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, टू बी कंटिन्यूड। यस। आखिर में वो 1999 में जब आप आए थे और आज जब हैं, इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है, क्या अर्जित कर लिया है और क्या अभी बाकी है? ऐसा लगता है कि अब अर्जित करने की शुरुआत होनी है। वहाँ हम हैं जहाँ पे अभी कंफर्ट जोन है, एक मेंटल पीस है। ये मानसिक अवस्था बहुत ज़रूरी थी, जो होते होते सालों लग गए, और इस शहर ने जाने नहीं दिया, रुक ये गए बात हम तो यहाँ है। पे। ये एक है, और बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, और बहुत सारे दोस्त जो नाराज़ हुए उन्होंने भी बहुत इंस्पायर कर दिया। कई बार होता है ना, कुछ लोगों की नाराज़गी आपके ज़्यादा काम आ जाती है, तो वो भी हुआ है। और अब ये लगता है कि अब ताकत लगाई जा सकती है। पहले ये पता नहीं होता था कि ताकत लगानी कहाँ है, सिर्फ ताकत ऐसा लगता था कहीं लगाएंगे। तो अब ये है कि दिशा निर्धारित हो गई है, तो इसको मैं अचीवमेंट मानता हूँ कि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से हमको पता है चलना किस तरफ है। पहुँचना नहीं पहुँचना तो ऊपर वाले के हाथ में, पर चलना किस तरफ है ये पता है। बहुत अच्छी बात बोली है और ऐसी बात बोली है, क्योंकि शुरुआत हमने हौसले से की थी, और हौसला ऐसा है, और हौसले के साथ मैं फिर से वही बोलूँगा, टैलेंट है, हार्ड वर्क है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हौसला या किस्मत या प्रारब्ध ही है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो आपको जो आपकी मंजिल है उस तरफ लेके जा रही हैं, और काफ़ी हद तक आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो
जैसा कि आप जहाँ से आते हैं छपरा से, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो जगह कहाँ है जब तक अगर बिहार यूपी से लोग नहीं हैं या हाँ, फिर नॉर्थ वालों को उसका पता वो होगा, हाँ। राजनीतिक उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ना पता हो। हम्म। तो वहाँ के लोगों को जो इंस्पायर आप कर रहे हो जिस तरीके से, वो अपने आप में एक कहानी है और बड़ी बात है। और छपरा के मेरे सारे दोस्त, मतलब गौतम, प्रदीप, मणिशंकर, पर जितने भी हैं सारे लोग, अपने सुनील, हम लोग रोज टच में हैं, मतलब। इवन छपरा गए, पूरे बिहार यूपी हाँ, की बात अब तो बता रहा सब हूँ, जगह क्योंकि पे, सब जगह पे, हाँ। अब तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हम्म, जिसकी वजह से आप अपने टैलेंट को थोड़ा बहुत दिखा सकते हो। पहले तो हम्म, बहुत मुश्किल था, बड़े शहरों की कहानी लगती थी या बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनकी कहानी लगती थी। और छपरा शहर छोटा था, लेकिन हम लोगों ने, हम 5, 10, 20 लोगों में भी ऐसा माहौल बना रखा था। उस समय हमारा दोस्त था साकेत रंजन प्रवीर, अभी भी, अब रायपुर में वो प्रोफेसर है। वो गज़लें लिखता था, उर्दू लिखता पढ़ता था। हमारे से एक पत्रिका निकलती थी कौमी तंजीम, उसमें शायद सब एडिटर या कुछ ऐसे पोस्ट पे था। तो बड़ा एनरिचिंग माहौल था, माहौल था। मतलब हम लोग वहाँ से भी सीखते थे। दोस्त जो थे वो भी सिखा पाते थे एक दूसरे को। तो ऐसा माहौल बड़ा संजोग से मिलता है, जहाँ जहाँ दोस्त सिर्फ मस्ती के काम नहीं आ रहे, मस्ती के काम तो आते ही थे, एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता था। बड़ा बिहार यूपी को इसीलिए तो जाना जाता हाँ, है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से लेके, और ये जो संस्कृति है, ये हाँ, पढ़ाई लिखाई को लेकर जो रुझान बिल्कुल। है। वो जो सीरियसनेस थी कि नहीं यार कुछ करना है, वो सब में थी। वो कुछ लोग वहाँ नहीं निकल पाए अपनी परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोग निकल के यहाँ आ गए, ये अलग बात है। बट उसमें से कोई भी आदमी यहाँ आके कोई विजय वर्मा बन सकता था। उन सब में इनफैक्ट कुछ लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा डिजर्विंग हैं और थे, जो यहाँ आ जाते शायद, तो वो सही समय पे, सही वक्त पे नहीं, सही जगह पे नहीं थे शायद। तो मैं क्या कहूँ, ये इत्तेफाक जो कहते हैं ना, कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि आप उस समय वहाँ थे। जावेद साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है तरकश, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि वो महाकाली केव्स में रहते थे अपने किसी दोस्त के साथ, और ये बीमार पड़े, तो इनका एक दोस्त जो बैंड्रा का था वो जावेद साहब को वहाँ ले आया। फिर बाद में मालूम पड़ा इनका जो रूममेट था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मच्छर मच्छर होते होते थे, थे, तो पूरी कहानी। उसमें हाँ। वो मच्छर काटने से मलेरिया हो गया और हम्म। उस बंदे की डेथ हो गई। जावेद साहब ने कहा कि कितना बड़ा इत्तेफाक था, हो सकता था उसका कोई दोस्त बैंड्रा लेके चला जाता और मैं वहाँ रह जाता, और वो जावेद अख्तर बन जाता या कुछ और बन जाता। तो हम जिसको ये अपनी कैलकुलेशंस में कहते हैं हमने ये किया, एक्चुअल बात तो ये है बॉस कि ये सब इत्तेफाक है। क्योंकि आप खेल ही नहीं रहे हो, तो आप क्या हारोगे और क्या जीतोगे? आप खेल ही नहीं रहे हो, और ये फैक्ट है बिल्कुल। आई कंप्लीटली, मतलब ये मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, और जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ उतना ज़्यादा इस बात पे और विश्वास होता बढ़ता जा रहा है कि आप खेल ही नहीं रहे हो, तो आप हार जीत का सोचो मत। सर खेल ही कोई और रहा है, तो आप क्या हारोगे क्या जीतोगे? बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं इसको इत्तेफाक नहीं मानूंगा कि आपके साथ या हमारे जैसे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आपका काम, आपकी मेहनत और आपका जो सच्चा दिल है और सच्ची ईमान है, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प कर पा रहे हो या आप अपने फील्ड में ही इतना अच्छा कर पा रहे हो, वो इत्तेफाक नहीं हो सकता। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना आपने वक्त दिया हमें और इतनी इंसाइटफुल बातें बताई और इतना अच्छा लगा। और ये जो मैं फिर कहूँगा, जैसे कि आप बोल रहे थे स्टे ट्यून्ड, मैं बोलूँगा टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।